everybody, welcome to new lecture of CA Inter Strategic Management. चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 25 पे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोर कॉम्पिटेंसेस। दो नाम मैंने आपको बताए थे, सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और कुछ बातें मैंने आपको सिखाई थी कि भाई कोर कॉम्पिटेंसेस बोलने के लिए किसी चीज़ को कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आप उसको कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हो। एक तो कॉम्पिटिटर के पास वो चीज़ ना हो, डिफ़िकल्ट टू इमिटेट हो। हालांकि हमने कहा था चीज़ें ऑलमोस्ट सबके पास सेम होती हैं, लेकिन बात है उन चीज़ों का यूज़ कौन अच्छा कर पा रहा है। तो अगर आप अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, जितना अच्छा कॉम्पिटिटर यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट बनेगा। दूसरी हमने बात की थी कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर उस चीज़ की वैल्यू करे, जिसे आप सीसी बोल रहे हो, जिसे आप कोर कॉम्पिटेंस बोल रहे हो। कस्टमर अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर रियल इम्पैक्ट नहीं है कस्टमर के ऊपर उस चीज़ का, तो उसे आप कोर कॉम्पिटेंसी मत बोलिएगा, और लास्ट में मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को दूसरी मार्केट्स में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो माफ़ कीजिएगा, उसे कोर कॉम्पिटेंसी मत कहिएगा। उस चीज़ को कोर कॉम्पिटेंसी मत कहिएगा, क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी तभी है वो आपकी अगर आप उसको यूज़ करके, अगर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। तो हमने एक लाइन भी पढ़ी थी, कोर कॉम्पिटेंस बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी कोर कॉम्पिटेंस को बेस बनाकर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए तो मज़ा है। और हमने कुछ बातें की थी कि भाई कई चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना है, कोलेक्टिव लर्निंग करनी है, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन हमने लर्निंग को पहुंचाना है। और इसके अलावा हमने एक बात की थी कि एक आधे एरिया में ये कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, आपकी 5 से 15 एरियाज का कॉम्बिनेशन है ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज। आई होप आपको ये सारे का सारा टॉपिक क्लियर होगा। जी सर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड्स दिखाए थे। आई होप उसे देख के एक बार तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी कि भाई इतने सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी कैसे लॉन्च करी जा रही है। तो उन्होंने बोला हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स हमारी कोर कॉम्पिटेंस है जी, हम ब्रांड तो ऐसे 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 लॉन्च करते हैं जैसे हवा में मक्खी उड़ानी हो। सर बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, बस आप समझ गए ना, चुटकी बजाते ही ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। डाउट आया जी एक राहुल शर्मा जी का, सर इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज का क्या मीनिंग है। एक लाइन आ रही थी ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रही लाइन। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है यार, देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, तरह तरह की आप टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड हो अगर, तो कई तरह के आप टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो सकते हो। उन सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करो, उसको एक कलेक्टिव लर्निंग बनाओ उसकी, और उस लर्निंग को आप यूज कीजिए नए 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 बिजनेसेस में एक्सपैंड करने के लिए। उन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करें, उन्हें इंटीग्रेट करें, उन्हें सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित ना रहने दें। जो टेक्नोलॉजी आपके एक बिजनेस में अच्छा कर रही है, कोशिश कीजिए उसी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें अपने बाकी बिजनेसेस के अंदर भी। यही कोर है हमारे कोर कॉम्पिटेंस के टॉपिक का, यही कोर है हमारे कोर कॉम्पिटेंस के टॉपिक का। आई होप शर्मा जी आपको डाउट थोड़ी क्लियर हो गई होगी। जी सर, ठीक है, अभी और पढ़ते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी और काफी ज्ञान है इसके ऊपर, आइए ध्यान दीजिएगा। कहता कोर कॉम्पिटेंसी हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक फर्म इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है। सर इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंटीग्रेट इकट्ठा करना। ठीक है जी, सुनिएगा, अ कोर कॉम्पिटेंस फॉर अ फर्म इज वॉट एवर इट डज बेस्ट। कहता है एक फर्म के लिए शायद कोर कॉम्पिटेंस वो है जो वो बेस्ट कर सकती है। और यहां भाई साहब कंपनीज के गॉडफादर का एग्जांपल है, नाम है वॉलमार्ट। नाम तो आपने सुना ही होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यूज। आई रिपीट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यूज। बाय रेवेन्यूज ये सबसे बड़ी कंपनी है, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन भी होती है मोस्टली करंटली, या ये फर्स्ट पे होगी या सेकंड पे होगी बाय रेवेन्यूज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब वॉलमार्ट ने, अगर शायद सीए फाउंडेशन में जब आपने
BCK का टॉपिक कराओ, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वहाँ आपने वॉलमार्ट के बारे में सीखा भी होगा, वहाँ पढ़ा भी होगा वॉलमार्ट के बारे में। और इनका विजन मेरे को बड़ा खूबसूरत लगता है। वॉलमार्ट का विजन है टू मेक अदर पीपल रिच, कि हम इस तरह का एक सिस्टम या इस तरह का हम बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं टू सेव पीपल्स मनी, यानी हम लोगों का पैसा बचाना चाहते हैं। अब इतने खूबसूरत विजन के साथ अगर आप उतरोगे मार्केट में और उस विजन को अगर आप मिशन बनाकर, ऑब्जेक्टिव्स बनाकर, गोल्स बनाकर अटेन भी कर लोगे, तो भाई लोग तो अपने आप आपके पीछे घूमेंगे। तो इनकी पता है क्या कोर कॉम्पिटेंस ढूंढ के निकाली हमने, वो निकाली लोअरिंग इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक वर्ड मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट एडवांटेज, कि आपके पास ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिटर के पास आपके नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास कॉस्ट एडवांटेज है, यानी मैं इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा हूं, जितना कम प्राइस या जितनी कम अमाउंट पे मेरे को चीज अवेलेबल हो जाती है, मेरे कॉम्पिटिटर को अवेलेबल ही नहीं हो सकती। इवन अगर आप अपनी मार्केट्स में जाओगे, एक ट्रेडिशनल जो हमारी करियाना शॉप्स होती हैं, घर के आसपास राशन की दुकानें होती हैं, और एक अगर आप इजी डे में चले जाओ या कोई बड़े बिग बाजार वगैरह में चले जाओ, वहाँ आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पे काफ़ी भारी भरकम छूट आपको मिल जाती है। कभी बाय वन गेट वन चल रहा होता है, कभी 30% ऑफ, कभी 20% ऑफ लगा होता है। तो ये चीज़ें कई बार हमारे जो ट्रेडिशनल करियाना स्टोर वाले होते हैं वो नहीं आपको प्रोवाइड करवा पाते, क्योंकि जितने में ये बड़ी चेन वाले लोग आपको चीज़ बेच रहे हैं उतने में उनकी खरीद भी नहीं होती कई बार। तो वॉलमार्ट ने भी कुछ ऐसा ही करा, अपने स्केल को, अपने सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग, और वॉलमार्ट की केस स्टडी जितने भी बी स्कूल्स हैं, जितने भी अच्छे बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, हर जगह वॉलमार्ट की केस स्टडी पढ़ाई जाती है। तो अगर वॉलमार्ट का मेन कोर, उनका कोर कॉम्पिटेंस देखो तो वो यही है कि अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को उन्होंने बड़ा लोअर कर लिया। हालांकि कहना आसान है, भाई दुनिया में सारे क्यों नहीं कर पा रहे, इन्होंने कैसे कर लिया? इन्होंने कैसे करा देखो भाई, इन्होंने अपना एक तो लार्ज सेल वॉल्यूम जनरेट करा और लो प्रॉफिट मार्जिन पे भी, लो प्रॉफिट मार्जिन पर भी खेलकर इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। क्यों कमा लिया? क्योंकि जब इनकी कॉस्टिंग कम है तो कम प्राइस में बेचकर भी अगर थोड़ा सा भी ये प्रॉफिट कमा लें, पर सेल्स इतनी ज्यादा, इसे बोलते हैं ना स्केल गेम, कि मैं स्केल इतना बड़ा कर लूं कि चाहे मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी है फिर भी मेरे सर्वाइवल में या मेरी ग्रोथ में दिक्कत ना आए। क्योंकि जब मेरा स्केल बड़ा होगा तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, चाहे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है, चाहे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है, पर मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरी सेल बहुत ज्यादा है। लेकिन अब कोई पूछे, बेसिकली तो देखो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में दो ही तो चीजें, कि सेल्स बढ़ानी है, एक्सपेंसेस कम करने। भाई अल्टीमेटली तो हर कोई जानता है कि यही करना है अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। सेल्स को ही आप रेवेन्यू भी बोलते हो, सेल्स को ही आप रेवेन्यू भी बोलते हो। भाई अगर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, बच्चा बच्चा ये चीज जानता है कि ऐसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जब करना पड़ता है ना प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, जब करना पड़ता है तब प्रॉब्लम आती है। तो वॉलमार्ट ने ऐसा क्या करा होगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। इन्होंने सिस्टम्स को और ह्यूमन रिसोर्सेज को कंबाइन करके इस तरह की चीजें बनाई कि जिससे इनका प्रोक्योरमेंट, इनका लॉजिस्टिक्स मतलब सामान इधर से उधर भेजना, ठीक है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज में इन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करी। प्रोक्योरमेंट पहले सस्ती हो, फिर अलग अलग जो स्टोर्स हैं वॉलमार्ट के, वहां जब सामान भेजना है वहां की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे कम से कम आए। इस तरह के इन्होंने सिस्टम्स बनाए पूरे के पूरे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग करे, तब जाकर आप बोल सकते हो कि यस इनकी कोर कॉम्पिटेंस ये बनी है कि इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करी है। ड्यूरिंग द ईयर्स या ओवर द टेन्योर ऑफ मेनी ईयर्स इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करी है। हर कोई नहीं कर पाता भाई, बहुत सारे आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, और यही चीज अल्टीमेटली शायद इनकी कोर कॉम्पिटेंस बन गई। इन्होंने टेक्नोलॉजी को भी यूज करा, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को भी यूज करा, इन्होंने एडवांस लेवल के सिस्टम्स बनाए, तब जाके इन्होंने ये चीज अचीव करी है ना। तो ये इनकी कोर कॉम्पिटेंस है, हर कोई नहीं कर पा रहा। हालांकि इंडिया में भी अब ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी फेमस हो रही हैं, जैसे रिलायंस की क्या नाम है, रिलायंस फ्रेश हो गया या बिग बाजार हो गया या हमारे इजी डे करके बहुत सारे, अगर आप देखोगे सारे वॉलमार्ट के जैसे ही कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि यूएस मार्केट में वॉलमार्ट इज द डोमिनेटिंग प्लेयर, हमारे इंडिया में अभी ये छोटे प्लेयर्स हैं वॉलमार्ट के अगर आप कंपेयर करोगे, लेकिन मॉडल वही है, मॉडल थोड़ा वही है कि हम लोग
सस्ती प्रोक्योरमेंट करें, सस्ती लॉजिस्टिक्स करें, स्केल पे खेलें और इतनी ज़्यादा सेल जनरेट कर दें कि कम प्रॉफिट मार्जिन में भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, कम प्रॉफिट मार्जिन में भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अगर आपको ये वॉलमार्ट की बात मेरी पूरी तरह से समझ में आई है तो एक बार कीजिएगा थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप वॉलमार्ट की केस स्टडी आपको ध्यान रहेगी, ये भी कोर कॉम्पिटेंस का एग्जांपल आप वॉलमार्ट का भी लिख के आओगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी आप लिख के आ सकते हो। ये दोनों आपके स्टडी मटेरियल में ही दे रखे हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दोनों आपको मेंशन करे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थम्स अप आने हो गए, स्टार्ट, बहुत ही सही। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही कोर कॉम्पिटेंस में ही चल रहा है। कहता कई बार आपकी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है अगर बाकियों से, वो भी आपके लिए कई बार एसेट्स बन जाते हैं। वो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप अलग अलग मार्केट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाएं, अलग अलग बिजनेसेस में आप लोग डाइवर्सिफाई कर पाएं। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा ही है, एक वर्ड शायद आपने सुना हो, टेक बिजनेस, टेक बिजनेस, TECH, टेक बिजनेस, ये टर्म बड़ी पॉपुलर है आज की डेट में। जितनी भी एप्स डेवलप हो रही हैं आज की डेट में, नई 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 नई, ये जो आप पेटीएम यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, या आप ओला यूज़ करते हो, उबर यूज़ करते हो, जोमेटो यूज़ करते हो, ये सारे टेक बिजनेसेस हैं, ये सारे टेक बिजनेसेस हैं। अब सोचो जो आज जोमेटो का जो फाउंडर होगा, जिसने जोमेटो को जिसने जोमेटो का आइडिया सोचा होगा या बाद में उसने उसकी ऐप डेवलप कराई होगी, अब आज उसके लिए वो टेक्नोलॉजी की जो नो हाउ है वो उसके लिए एक उसका बहुत बड़ा एसेट है। कल को अगर वो चाहे कोई और नया बिजनेस आइडिया सोचकर किसी और चीज का प्लेटफॉर्म भी बना सकता है, भाई डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आज टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसके ऊपर बेस करके बड़े से बड़े बिजनेस बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा। पुराने बिजनेसेस तो टेक्नोलॉजी का यूज कर ही कर रहे हैं, इवन नए नए बिजनेसेस भी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए जा रहे हैं, प्योर टेक बिजनेस। जैसे आपने जोमेटो कोई पुराना बिजनेस नहीं है जिसने टेक्नोलॉजी को यूज किया, एक नया बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे ही बना है पूरा। इसे बोलते हैं हम टेक बिजनेस, जो प्योर टेक्नोलॉजी जिसकी बैकबोन है। तो भाई अगर आपका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, उसको भी तो यूज करके आप डाइवर्सिफिकेशन में यूज कर सकते हो। किसने कहा है आपने अब जोमेटो बना ली तो अब आप कोई और ऐप नहीं बना सकते, किसी और फील्ड में आप काम नहीं कर सकते, किसी और सेक्टर में आप लोग ऐप नहीं लॉन्च कर सकते? अरे भाई मेरा कोर टेक्नोलॉजिकल जो नो हाउ है वो मेरा एसेट है बहुत बड़ा, आई विल यूज इट इन अदर एरियाज ऑल्सो। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, पढ़ के देख लो आप एक बार, समझ में आ जाएगी। पर कहता है ऐसी होनी चाहिए ये कोर कॉम्पिटेंस आपकी जो कॉम्पिटिटर इजीली इमिटेट ना कर पाए। वो तो पहले भी हमने बात पढ़ी है कि अगर इजीली इमिटेबल चीज है उसका फिर इतना मजा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ना ये जो पेज 27 पे टॉपिक है ये वाला, ये ना इस बार न्यू टॉपिक इंसर्ट किया है। ये जो इस बार का स्टडी मटेरियल है जो एप्लीकेबल फॉर May 22 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स है। क्योंकि अगर आप ICAI की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 2022 अटेम्प्ट, तो नवंबर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ये इस बार का नया टॉपिक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। हालांकि जो नए टॉपिक्स इन्होंने छोटे मोटे ऐड करे हैं, मुझे इतना मज़ा नहीं आया जो उन्होंने एडिशन डिलीशन करी है बुक के अंदर, बट चलो पढ़ना तो है ही है। मैंने टैलिक रखा हुआ इस टॉपिक को, वाई टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी, ये क्वेश्चन है। तो ये पेपर में आ सकता है क्योंकि न्यूली इंसर्टेड टॉपिक है, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सुनिएगा, वाई टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी। कहता कोर कॉम्पिटेंसी डिस्टिंग्विश अ कंपनी कॉम्पिटिटिवली, मतलब कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी चीज है जिसके बेस पे आप उसको डिस्टिंग्विश करते हो बाकियों से और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे किसी इंसान में अगर कोई बहुत अच्छी खूबी हो, कोई बहुत अच्छी उसमें क्षमता हो, तो आप उसको बाकियों से डिफरेंशिएट करने लग जाते हो कि यार ये तो अलग है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें कोई ऐसा टैलेंट है जो बाकियों में नहीं है, ठीक है। दीज कॉम्पिटेंसीज इमर्ज ओवर टाइम, रातों रात नहीं बनती कोर कॉम्पिटेंस, काफी लंबे समय तक आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, फेल होते हो, सक्सीड करते हो, तब जाके ये कोर कॉम्पिटेंस आपकी डेवलप होती है।
थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड लर्निंग हाउ टू डिप्लॉय डिफरेंट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये वर्ड आया करेगा, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें चाहिए। अगर आपको याद हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए मैंने कहा था आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको कॉम्पिटेंसीज भी चाहिए, आपको स्ट्रैटेजीज भी चाहिए इन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। आगे जाकर अगर आपको मैं थोड़ा सा फिर से दिखाऊं तो पेज नंबर यहां मिलेगा, पेज नंबर 34 पे रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज प्लस स्ट्रैटेजीज अगर आप लेकर चलोगे तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसीज। पहले तो ना कोर कॉम्पिटेंसीज पे ज्ञान दे रहा है थोड़ा कि भाई इनको टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने पे इमर्ज कर पाते हैं, एक्यूमुलेट करते हो आप बहुत सारी लर्निंग, धीरे धीरे आपको पता लगता है कि रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को कैसे यूटिलाइज करना है। इवन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल भी दूं, ऑनेस्टली अगर मैंने इंस्टीट्यूट 2012 में हमने ओपन करा कर 2012 में, आज 2022 चल रहा है रादर, तो 2022 तक आते आते जो पिछले 8-9 साल में इस फील्ड में हमें लर्निंग मिली, भाई उससे बड़ी चीजें हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो शुरू में हमारा थॉट प्रोसेस था या जो अब थॉट प्रोसेस है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। भाई आप समय के साथ सीखते रहते हो, देयर इज नथिंग लाइक एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग बेटर होती रहती है, ठीक है। वो तो सब पहले ज्ञान लिखा हुआ इस तरह का। आगे सुनना, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसीज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन दोज कॉम्पिटेंसीज in a price war and cost cutting environment। क्या बोल गया भाई, ये क्या होती है प्राइस वॉर? भाई प्राइस वॉर का सिंपल सिस्टम ये है, जब एक इंडस्ट्री में डिफरेंट प्लेयर्स प्राइस को लेकर कंपीट करने लग जाएं। जैसे अगर ए बी सी डी 4 कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी चारों का प्राइस सेम चल रहा है, मान लो उनका प्रोडक्ट भी सेम तरह का है और उनका प्राइस भी सेम तरह का है, लेकिन अब एक थोड़े शरारती अंसर ने क्या करा, शरारती कॉम्पिटिटर ने क्या करा, अपना प्राइस गिर दिया थोड़ा कि चल ज़्यादा कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएगा, मैं प्राइस थोड़ा कम कर देता हूँ। भाई बाकी कहते ऐसे कैसे, हम कैसे कस्टमर छोड़ दें, हम भी अपना प्राइस कम कर देते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना इंडस्ट्री में, जब सारे एक दूसरे के प्राइस को काटना शुरू कर दें, इसे बोलते हैं प्राइस वॉर। और समझ लो ये बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, प्राइस वॉर वाला एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, प्लस कॉस्ट कटिंग एनवायरनमेंट है, यानी सारे लोग कॉस्ट कटिंग करने पे लगे हुए हैं। ऐसा टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज की डेट में आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि जियो के एंटर होने के बाद जब सब कुछ फ्री किया तो बाकियों को भी अपने प्राइसेस बहुत कम करने पड़े, फिर जियो ने जो प्राइस रखा बाकियों ने भी मोटा मोटा वही प्राइस रखा। मतलब अगर कोई भी अब उनमें से प्राइस कम करेगा ना तो प्राइस वॉर छिड़ जाएगी एकदम से। और सारे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में सारे यही करने लगे हुए हैं कि कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, क्योंकि कस्टमर को प्राइस हमने कम चार्ज करना है तो कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, अपने पल्ले से थोड़ी ना कस्टमर को आप सर्विस दे सकते हो, खुद प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आपका बिजनेस चलेगा लॉन्ग रन में। सर फिर जियो ने कैसे सब कुछ फ्री दे दिया था 1 साल या 2 साल जो भी था? बेटा उनकी तो स्ट्रैटेजी थी सिंपल सी, पेनिट्रेट करने की, कि एक बार लोगों को अपने साथ जोड़ लो, उसके बाद हम लोग प्राइस तो चार्ज करेंगे। जियो ने कभी नहीं कहा हम लाइफ टाइम फ्री देंगे, और सर 12 भी नहीं खाता, कैसे दे दोगे लाइफ टाइम फ्री? पॉसिबल ही नहीं है। फ्री की करने वाली चीजें भैया सरकार की तरफ से हैं, सरकार को आप टैक्सेस पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गवर्नमेंट करे, उनका काम है वो। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कहां से चैरिटी कर लेगा? ठीक है, सुनिएगा। कहता फेलिंग टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसीज इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर अ कंपनी। दैट फेलियर इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कंसीव ऑफ अ कंपनी एज अदर देन अ मेयर कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट बिजनेसेस। पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, सिंपल सी बात, आप इसकी इतनी ध्यान रखो यहाँ पे। कहता अगर आप नहीं कोर कॉम्पिटेंसी वगैरह अगर आपको पता लगेगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस है वो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, देखो सिंपल सा आप इसको ये याद रखो कि अगर किसी में टैलेंट है लेकिन अगर उसको एहसास नहीं होगा कि उसके अंदर ये टैलेंट है, दैट टैलेंट इज वेस्टेड।
लेकिन अगर यही आपको सही टाइम पे आपका टैलेंट आपको आइडेंटिफाई हो जाए, आप उस टैलेंट को अपने उस जगह में तो यूज कर ही सकते हो जहां आप हो ऑलरेडी, उसी टैलेंट को यूज करके आप और कई चीजें कर सकते हो, जो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी लॉस होगी। तो ये तो अगर आप हिंदी में टॉपिक समझोगे तो ये है कि किसी के पास शक्तियां हैं लेकिन वो शक्तियां उसने पहचानी नहीं सही टाइम पे, तो उसका अपॉर्चुनिटी लॉस है। भाई वाई टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंस, तो यही है ना कि आपको पता लगे आपकी क्या कोर कॉम्पिटेंस है, ताकि आप उसे यूज करके आप मल्टीपल बिजनेसेस खड़े कर लो। ये आपकी इनएबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप ये नहीं कर पा रहे और आप सिर्फ ये सोच रहे हो, आप कंपनी को ये सोच रहे हो कि भाई एक ये मेयर कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट बिजनेसेस है। डिस्क्रीट क्या होते हैं? अलग अलग। आप ये लेके चल रहे हो मेरे सारे बिजनेस अलग अलग हैं, कहता भाई यही तो आप गलती कर रहे हो, आप इनमें कॉमन लिंक ढूंढो। आप देखो इन सारे बिजनेसेस में ऐसा क्या है जो आपकी स्पेशलाइजेशन बन सकती है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस बन सकती है। उसको जब तक आप आइडेंटिफाई करके डेवलप नहीं करोगे, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी जा रहे हो। मतलब इस टॉपिक को और बेटर लिखा जा सकता था मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल में, बट थोड़ा सा ना इन्होंने खिचड़ी पका रखी है। बीच में ही इन्होंने पहले बता रखा है कि ये बड़ी देर बाद जाके बनती है, पहले वो ज्ञान दे रखा है, फिर ये बता रखा है प्राइस वॉर वगैरह वाले केस में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं कोर कॉम्पिटेंस ढूंढोगे, और आखिर में ये बता रखा है कि अगर आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। इस तरह से ये आंसर आपको फ्रेम करना है। तो आप प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वर्डिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लिखी हुई, बट आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, ऑथर कहना क्या चाहता है, आपको एक क्रक्स सा तो मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस में 3 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। अब इन्होंने इसको बोलना इसको ये भी बोलते थे पहले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। तो 3 चीजें अगर आप देखोगे ना रेपिटेटिव हैं, जो अभी आपने मेरे पास 3 ये पढ़ी थी ना, ये वाली, एक तो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, देखो इन्होंने ये सी पॉइंट में शॉर्ट में लिख दिया, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, वही पॉइंट आ गया कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। अगर आप ये वाला पॉइंट देखो कि कस्टमर को इसका कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, ये वो वाला पॉइंट हो गया कस्टमर वैल्यू, तो मैं लिख देता हूं साथ में, ये वाला पॉइंट हो गया कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन जो आपने पीछे पढ़ा है, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट हो गया। लिखना चाहो आप भी लिख लो। जो ये बेनिफिट्स वाला पॉइंट है, जो ये बेनिफिट्स वाला पॉइंट है, ये आपका कस्टमर वैल्यू वाला पॉइंट है ऊपर, जो आपने पिछले पेज पे पढ़ा है। और फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो, इट शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स। ये वही लाइन है कि कोर कॉम्पिटेंस तभी कहना अगर आप उसको यूज कर पा रहे हो कई मार्केट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए। यानी ये आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन टू मार्केट्स है क्या अदर मार्केट्स है? अदर मार्केट्स होगा, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, बिल्कुल। तो एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, यानी जो पीछे आपने पिछले पेज पे मेरे पास पढ़ा है उसे फिर रिपीट करा हुआ है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करके, वर्डिंग चेंज करके फिर रिपीट करा हुआ है बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट, रिश्ता वही, सोच नहीं, चीज वही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल डील करता है हमारे आसपास जो करियाना वाली शॉप्स हैं, कॉर्नर शॉप्स, नुक्कड़ वाली दुकानें, हमारे घर के पास गुप्ता प्रोविजन स्टोर, सिंगला प्रोविजन स्टोर, या कोई ना कोई प्रोविजन स्टोर, या कोई भी आसपास हमारे घर के आसपास जो दुकानें हैं उनकी बात कर रहा है। कहता देखते हैं ये छोटी दुकानों के पास क्या कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। भाई कस्टमर तो इनके पास भी है ना, तो कुछ ना कुछ तो कोर कॉम्पिटेंसीज इनके पास भी होंगी जिसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको हासिल होता है। पहला, आपने देखा होगा जब भी आप अपने घर के आसपास की दुकान पे जाते हो, है ना, आपको वो पूछ लेता है और बेटा क्या हाल चाल है, हैं घर पे सब ठीक है, आप कोई बात नहीं मेरे को सामान बता दो मैं घर पे ही पहुंचा दूंगा। और खास कर तो ना अब जब से ये लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट का आदत हो गई है, या ये इजी डे वगैरह खुलने शुरू हो गए हैं हर मोहल्लों में, ये जो अपने आसपास के रिटेलर्स हैं ना भैया, ये और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। मेरे को नहीं पता आपके घर के आसपास चौकन्नापन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, लेकिन मेरे को तो मेरी लोकेलिटी में पता है ऐसे 2 3 4 रिटेलर हैं जो फोन पे ऑर्डर लेके आपका घर तक सामान छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि यही अगर पिछले 5-7 साल पहले की बात करूं
आपको वहां जाकर कई बार खड़े रहना पड़ता था कि हाँ चलो ये मेरा सामान दे दो, ये कर दो, दिखा दो, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। तो ये इनको भी पता है कि अगर हमें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को अगर हमें बीट करना है तो हमें कुछ तो कोर कॉम्पिटेंस लेके आनी पड़ेगी। तो एक कोर कॉम्पिटेंस है कि कस्टमर्स को पर्सनल सर्विस दें, हम खाता मेंटेन कर लेते हैं, है ना, इजी क्रेडिट का पॉइंट होगा ये रहा आपका, वो नोट कर लेते हैं कॉपी के अंदर। इजी डे वाले थोड़ी करते हैं, अमेजोन वाले थोड़ी करते हैं, पर आजकल तो सर अमेजोन वालों ने भी ईएमआई एंड ऑल शुरू कर लिए है। हाँ बात सही है आपकी, पर सारे लोग टेक से भी नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी से इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं। अब आप कन्वीनियंट हो लेकिन शायद आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इतने ज़्यादा कन्वीनियंट ना हो, तो अभी इसलिए उनकी भी दुकानें चल रही हैं दुकानदारों की, क्योंकि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी आसपास की दुकानों में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, फिर वर्किंग आवर्स एक्सटेंडेड है। हालांकि आप कहोगे सर ई कॉमर्स में तो 24/7 है, लेकिन भाई रात को 11:30 बजे 11 बजे अगर मैगी खाने का मन कराया आपका, तो आप अमेजोन पे थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 11:30 बजे आपको मैगी डिलीवर कर देंगे। मे भी आने वाले टाइम पे ऐसा होना शुरू हो जाए, पर अभी तो मेरे दिमाग में यही आता है कि मेरे आसपास जो घर में दुकान खुली हुई है ना, जो घर के अंदर ही दुकान खुली हुई है, मैं बाहर चक्कर काटने जाऊं और देखूं इनके यहाँ लाइट जल रही है तो एक बार बेल मार के मैगी का पैकेट ले आऊं और बना के खाऊं मस्त। वर्किंग आवर्स एक्सटेंडेड है, सुबह भी जल्दी खुल जाती दुकान, शाम को भी बेल मार के आप सामान लेने जाते हो ले सकते हो, खासकर अगर दुकान घर में खुली हुई है। ठीक है, फिर होम डिलीवरीज फ्री हैं, ये घर का पूछ लिया हालचाल, बेटा मम्मी पापा कैसे हैं, फ्रेंडली स्टाइल है ओनर का थोड़ा, है ना, यही आप इजी डे में चले जाओ, वो नहीं आपसे कुछ पूछेंगे। ठीक है, फिर नियरनेस है, क्लोजनेस है, आपके घर के बहुत पास है, आप पैदल जाके भी सामान ले आते हो, वो चीजें इनकी कोर कॉम्पिटेंस बन जाती है, वो चीजें इनकी कोर कॉम्पिटेंस बन जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर यही बड़े रिटेल स्टोर्स की बात करें, जैसे कि बिग बाजार वगैरह या सुपरमार्केट्स वगैरह, इनमें क्या कोर कॉम्पिटेंस है? तो सबसे पहले तो इनकी मर्चेंडाइजिंग, यानी इनका स्टॉक। अगर आपने देखा होगा हर तरह का सामान आपको मिल जाता है यहाँ पे, आपको घर का सामान चाहिए, किचन का सामान चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, आपको स्टेशनरी का सामान चाहिए, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा है। मर्चेंडाइजिंग यानी गुड्स को लेकर इनकी कोर कॉम्पिटेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ही लो कॉस्ट पे सप्लाईज प्रोक्योर कर लेते हैं, यानी कि इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत ही कम है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है। सारी मैनेजमेंट ये इन हाउस कर लेते हैं, यानी कि अपने बंदे इन्होंने रखे हुए हैं स्टॉक टेकिंग के लिए सारे, या मान लो सपोज करो जो इनकी मैनेजमेंट होती है सारी की स्टॉक को काउंट करना या सारे सामान को डिस्प्ले करना, ऑर्डर करना नया सामान, वो सारा इन हाउस है, यानी अपने आप ये मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर अपने ब्रांड लेबल्स होते हैं इनके। यहाँ मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, जब भी आप कभी इजी डे पे या किसी ऐसे बड़े स्टोर में जाओ, आप ना इनकी स्ट्रैटेजी की याद रखना। जो तो ना ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर जगह मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई भी किराना शॉप पे आपको लेज, अंकल चिप्स, कोका कोला, ये सारी चीज़ें एमआरपी पे मिलती हैं, है ना। जो तो बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनमें तो ये ना बहुत कम डिफरेंस होता है एमआरपी के अंदर, और जो ये प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पर लोगों के माइंड में ना एक चीज़ चली जाती है कि यार जो कोका कोला मेरे आजू बाजू वाला रिटेलर 40 रुपए में या 70 रुपए में बेचता है बॉटल, वो यहाँ पे 65 रुपीज़ की या 60 रुपीज़ की मिल जाती है, तो मतलब प्राइस का डिफरेंस तो है। वहां पे इन्होंने अपना मार्जिन कम रखा होता है, लेकिन ना कुछ इनके अपने ब्रांड लेबल्स भी होते हैं जो ब्रांड लेबल आपने सुने ही नहीं होते। जैसे आजकल अमेजोन का आपने देखा होगा, अमेजोन पे या अमेजोन बेसिक्स के नाम पे बड़े सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो उनका अपना ब्रांड लेबल है, वो उनका अपना ब्रांड लेबल है, इनमें इनके मार्जिन अच्छे होते हैं। तो मैं तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखता हूँ कि इजी डे जाना है या कोई ऐसे मॉल में, कोई ऐसे स्टोर में जाना है बड़े में, तो वहां वो वाली चीजें ज्यादा खरीदो जो ब्रांडेड आपको पता है हर जगह मिलती हैं, उनमें आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो। जो उनके अपने ब्रांड लेबल्स होते हैं ना बेटा, उसमें उन्होंने ज्यादातर क्या करा होता है, फैक्ट्रीज के साथ टाई अप करा होता है लोकल, और अपनी लेबलिंग करवाई होती है, और वो चीज कई बार होती बड़ी सस्ती है पर काफी ज्यादा बड़े प्रॉफिट मार्जिन में वो बेच रहे होते हैं। तो अमेजोन पे भी या अगर आप ऐसे बड़े स्टोर में जाते हो, मैक्सिमम मैं तो वो चीज प्रेफर करता हूं जो ऐसी ब्रांडेड है जो हर जगह पे अवेलेबल होती है, उसके अंदर आप प्राइस ज्यादा अच्छा कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ओन ब्रांड लेबल्स उनका एक कोर कॉम्पिटेंस बन जाता है, उसके अंदर वो कमा भी अच्छा लेते हैं कहीं ना कहीं। और फिर उनकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इवन अगर आपने कोई सामान भी पूछना होता है अवेलेबल है कि नहीं है,
वो फिजिकली जाके चेक नहीं करते, वो कंप्यूटर में ही कई बार चेक करते हैं उस आइटम का कोड डालकर कि क्या ये अवेलेबल है कि नहीं है। सारा बिलिंग सिस्टम उनका कंप्यूटराइज्ड है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कोर कॉम्पिटेंस बनती है, ये कहीं ना कहीं उनकी कोर कॉम्पिटेंस बनती है। एक बच्चे की डाउट है, सर कस्टमर वैल्यू में पढ़ा था कि रियल इंपैक्ट होना चाहिए, तो ये नियरनेस या क्लोजनेस वाला रियल इंपैक्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं है सर? सर एक तरह से आप एक बात सोचो, क्योंकि वो नियर है आपके, तभी तो आप उसको प्रेफर कर रहे हो, उसका इंपैक्ट है उस चीज का सीधा। हम यहां प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे भाई, प्रोडक्ट तो आप समझे नहीं, प्रोडक्ट तो इजी डे पे भी वही मिल रहा है, प्रोडक्ट अमेजोन पे भी वही मिल रहा है, प्रोडक्ट दुकान पे भी वही मिल रहा है जो आपके घर के आसपास है। यहां कंपटीशन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, यहां कंपटीशन ये है कि आपने क्यों प्रेफर करा कि मैं आसपास की दुकान से सामान ले लूं। सामान तो वही मिल रहा है, इजी डे पे भी वही मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी वही मिल रहा है, अमेजोन पे भी वही मिल रहा है, और आपके घर के आसपास की दुकान पे भी वही मिल रहा है। लेकिन वो बाजी क्यों मार गया, क्यों वो सेल कर गया, बाकी नहीं कर पाए? क्योंकि वो घर के पास था। तो आपके लिए तो वो इंपैक्ट है ना बेटा, कस्टमर के लिए तो वो इंपैक्ट है कि मेरे घर के आसपास है इसलिए मैं सामान लेके आ रहा हूं वहां से, वो चीज हो जाती है। बाकी एक चीज मैं और क्लियर करता हूं, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, अगर आप इनको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ऊपर के पॉइंट्स के साथ कहोगे इसके अंदर फिट होना चाहिए, कई बार नहीं भी होगा, पर इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये इनकी एक कॉम्पिटेंसी बन रही है, ये इनको एक एडवांटेज मिल रहा है उसके कंपैरिजन में, दूसरों के कंपैरिजन में। आपको इस वे में पढ़ने हैं एग्जांपल्स, क्योंकि अगर मैं लिटरली पढ़ना शुरू करूंगा फिर तो मैं ये भी कहूंगा सर इसको वो यूज करके बाकी मार्केट्स में कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं हर चीज को जस्टिफाई ऊपर वाले के साथ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक ये फेयर आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर आप दो चीजों को कंपेयर करो तो एक को दूसरे से अच्छा एडवांटेज मिल रहा है तो उसे हम कोर कॉम्पिटेंस बोल रहे हैं जनरल सेंस में। अगर हम लिटरली डेफिनेशन को ना अप्लाई करें, जनरल सेंस में ये इनकी कोर कॉम्पिटेंस है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। जी सर, ओके सर का थम्स अप आ गया आपका, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज ना और बड़ी अच्छी लिखी हुई है इन्होंने नीचे, लिखी छोटी सी हुई है पर बड़ी गहरी बात है। अब आप एक बात सोचो भाई, हमने स्मॉल शॉप वर्सेस ये सुपरमार्केट करा अभी, चलो ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर एक बार बताओ, अगर सुपरमार्केट वर्सेस सुपरमार्केट करना पड़े तो मजा आएगा ना, या स्मॉल शॉप वर्सेस स्मॉल शॉप करना पड़े तो मजा आएगा। हमारी बुक ने इसको कंपेयर किया हुआ है। क्या मान लो, देखो होता क्या है, एक सुपरमार्केट है मान लो रिलायंस फ्रेश, और एक सुपरमार्केट है मान लो ये क्या नाम है इजी डे, ठीक है। अब ये दोनों में ही देखो, दोनों में ये चीजें हैं, मर्चेंडाइजिंग दोनों की स्ट्रांग है, दोनों ही लो कॉस्ट पे सप्लाई प्रोक्योर कर पा रहे हैं, दोनों ही अपनी मैनेजमेंट अच्छी कर रहे हैं इन हाउस, दोनों के पास अपने ब्रांड लेबल्स हैं, दोनों के पास कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब इनमें कैसे हम लोग कंपेयर करें किसके पास क्या कोर कॉम्पिटेंस है? तो इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट लिखे हैं। जब कहता आपस में सुपरमार्केट्स कंपीट करते हैं तब क्या कोर कॉम्पिटेंस हो सकते हैं, सुनना। पहला पॉइंट बहुत ही प्रैक्टिकल, लोकेशनल एडवांटेज। आपने देखा होगा एक इजी डे मान लो सेंटर ऑफ द सिटी में खुला हुआ है आपके, वहां खूब रश है, और एक इजी डे मान लो ऐसी लोकेशन में खुल गया जहां पे इतना रेजिडेंशियल फुटफॉल नहीं है या जहां पे लोग ज्यादा आते नहीं है, तो वो इजी डे आपको कंपैरेटिवली खाली मिलता है। दोनों इजी डे हैं, दोनों के पास कॉम्पिटेंसी सेम तरह की हैं, पर फिर भी एक दूसरे से बाजी मार गया। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, बड़े जनरल सेंस में दे रखे हैं। ये इनका यहाँ पे एग्जाम्पल्स में सीधा फंडा पता क्या है, अगर एक दूसरे पे हावी हो रहा है मतलब उसके पास कोर कॉम्पिटेंस है। जनरल सेंस में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये वाले, ध्यान रखना है पॉइंट। लिखे सारे स्टडी मटेरियल में हुए हैं तो मेरे को भी पढ़ाने पड़ रहे हैं, पर अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से ऊपर इनको पढ़ोगे फिर थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, तो इनको जनरल सेंस में पढ़िएगा। जहां एक दूसरे पे हावी हो रहा है वो बोल रहे हैं कोर कॉम्पिटेंस है आपके पास। दूसरा, हो सकता है एक सुपरमार्केट में क्वालिटी एश्योरेंस ज्यादा है दूसरे के मुकाबले में, ये खास करना ओन ब्रांड लेवल्स में बहुत ज्यादा होगा। ओन ब्रांड लेवल्स, कई बार क्या होता है कि आपकी जो मार्केट सुपरमार्केट है, आपके जो ब्रांड लेवल्स हैं उस पे लोग ज्यादा रिलाई कर रहे हैं क्योंकि आपने गुडविल अच्छी बना ली है। खासकर
इजी डे वर्सेस रिलायंस अगर आप ये करो तो हो सकता है आपको लगता हो कि इजी डे के जो ओन ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। या इवन एक चीज और बताता हूं, आजकल तो क्या करने लगे जो ये बड़े सुपरमार्केट वाले हैं, ये ना एक अलग से सेक्शन बनाने लग गए, रिटर्न्स एंड कस्टमर कंप्लेंट सेल, एक अलग से एक काउंटर बना दिया जिसमें अगर आपको कोई भी चीज में कंप्लेंट है कुछ भी है वो आप जाके वहां उनको बताएं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और विद इन जो उनका स्टिपुलेटेड टाइम है, मे बी 10 डेज मे बी 15 डेज, उसमें जाके आप चाहे उसको रिटर्न कर दो, चाहे एक्सचेंज कर लो, चाहे रिफंड ले लो। इतने यूजर फ्रेंडली टर्म्स लेके आ गए हैं सारे। अब हो सकता है आप ले आए लेकिन आपका कॉम्पिटिटर अभी नहीं लेकर आया ये पॉलिसी, तो कई बार क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज अगर आपकी दूसरे से बेटर हैं तो शायद ये आपकी कोर कॉम्पिटेंस बन जाए। इवन ये तो आपने देखा होगा Amazon को और फ्लिपकार्ट को भी अगर आप आपस में कंपेयर करोगे, किसी प्रोडक्ट पे Amazon रिटर्न की ऑप्शन देते हैं, फ्लिपकार्ट वाले हो सकता है उसी वेबसाइट उसी प्रोडक्ट की रिटर्न की ऑप्शन ना दे रहे हो, बिल्कुल फर्क होता है, आप कभी नोटिस कीजिएगा। कई बार वो रिटर्न नहीं सिर्फ एक्सचेंज की ऑप्शन देते हैं। मेरे को इसलिए पता है, हम लोग ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कुछ मंगवाते रहते हैं ऑनलाइन, नया 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 कुछ ना कुछ, पर बड़ी बार ये होता है कि यार अगर ये ना फिट हुआ, अगर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे होते हैं, पर अब रिसर्च में भी क्या है, आपने सीधी 15,000 की 20,000 की 40,000 की चीज मंगवा ली, फिर बोल दिया ओहो चली नहीं कोई बात नहीं चलो 40,000 की चीज गई तो गई, ऐसे नहीं होता ना। आप फिर उसमें देखते हो रिटर्न की ऑप्शन हो तो ज्यादा बेटर है। तो हमने कई बार देखा है कि Amazon पे आपको एक्सचेंज की ऑप्शन मिल रही होती है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि हमें कौन सा डिफेक्ट की प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे हिसाब से वो चीज है नहीं, हमें रिटर्नेबल की ऑप्शन चाहिए होती है। कई बार दो में से एक में मिल रही होती है, Amazon या फ्लिपकार्ट में से, कई बार दोनों पे नहीं मिल रही होती, कई बार दोनों पे मिल रही होती है। तो ये बड़ा मतलब कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ये है कि कोई पॉलिसी आपने पहले इंप्लीमेंट कर ली तो कस्टमर आपके साथ हो गया, और फिर कन्वीनियंस का पॉइंट हो सकता है, जैसे हो सकता है जो दो सुपरमार्केट्स हैं, एक सुपरमार्केट की जो ऐप है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, हो सकता है दूसरे की ऐप यूजर फ्रेंडली ना हो ज्यादा, आपको कन्वीनियंस ना लगती हो ज्यादा वहां, तो जहां आपको ज्यादा कन्वीनियंस फील होती है आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे आपकी वो कोर कॉम्पिटेंस बन सकती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है पेज 27 पे, हाउ टू बिल्ड सीसी, हाउ टू बिल्ड सीसी, कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे बिल्ड करें। वैसे तो इस टॉपिक में भी ना स्टडी मटेरियल ने थोड़ा काटना और थोड़ा ऐड करना कुछ करा है, चेंजेस करी हैं, कुछ छोटी छोटी बारीकी की चेंजेस हैं। पुराने स्टडी मटेरियल में ना दो टूल्स दिए होते कि दो टूल हैं कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के, अब उन्होंने वो टूल्स का लाइन हटा दी कि टूल वूल नहीं है, बस जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं आपको। कई बार ना होता क्या है, जैसे अभी निखिल शर्मा जी ने डाउट पूछा कि सर ऊपर ऐसा लिखा हुआ है नीचे ये अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या करें, ये तो गलत है। तो इनको भी लगा यार इसको टूल बोलने की बजाय ना हम बस जनरल कॉन्सेप्ट्स के नाम से पढ़ा देते हैं, तो इन्होंने ना नए स्टडी मटेरियल में देखो हाउ टू बिल्ड सीसी में अब कोई नंबरिंग नहीं है, एक टॉपिक है 4 क्राइटेरियाज, ये 4 क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा, और फिर ना सीधा टॉपिक आ जाता है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन पुराने स्टडी मटेरियल को अगर आप देखोगे तो उन्होंने दो टूल्स लिखे हुए थे कि कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करने के दो टूल्स हैं। अब कहते हैं टूल्स छोड़ो, बस ये सारा टॉपिक पढ़ लो, सारा टॉपिक पढ़ के आपको अपने आप सोचना है कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, तो इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। एनीवेज, तो अभी एक काम करते हैं, आपके पास ना यहाँ पे जो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड सीसी, तो इसमें लाइन है 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैंने पहले भी कहा था सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने का मजा नहीं है, मजा है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने का जो लंबे समय तक चले। कहता 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जिससे कि आप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, दैट फर्म कैन यूज टू डिटरमिन दोज कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज। पहले तो ये लाइन समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, कहना क्या चाह रहे हो। ये लाइन अगर आपने ना समझी ना, इसके नीचे जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपके थोड़ा बाउंसर हो जाएगा कि आखिर बोलना क्या चाह रहे हो। एक काम करते हैं, दोबारा पढ़ता हूं लाइन,
कहता 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता रहा हूं जो फर्म्स यूज कर सकती हैं टू डिटरमाइन, गौर करना यहां पे, गौर करना, दोज कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज। भाई कैपेबिलिटीज वर्ड कहां आया था, पहले बताया था मैंने आपको, रिसोर्सेज चाहिए, कैपेबिलिटीज चाहिए, प्लस स्ट्रैटेजी चाहिए इनको यूटिलाइज करने के लिए, तब जाके आप सीए बनोगे लाइफ में, तब जाके आप सीए बनोगे। सर ये कौन से वाले सीए की बात कर रहे हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने वाली सीए की बात कर रहा हूं मैं। अब पता है वो क्या बोल रहा है, कहता आप कैपेबिलिटीज के अंदर ना कुछ क्राइटेरिया देखो, 4 क्राइटेरिया बताऊंगा मैं, अगर आपकी कैपेबिलिटीज में 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप उन कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हो कोर कॉम्पिटेंसीज हासिल करने के लिए। एंड अल्टीमेटली कोर कॉम्पिटेंसीज हासिल करने का पर्पस क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना। तो हिंदी दोबारा करके देखो, कहता 4 क्राइटेरिया बता रहा हूं जो फर्म यूज कर सकती है, अगर उसकी कैपेबिलिटीज में वो 4 क्राइटेरिया होंगे तो आप उन कैपेबिलिटीज को कोर कॉम्पिटेंसीज मान लेना या बना लेना उनके ऊपर बेस्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्हें मान लेना कोर कॉम्पिटेंसीज, उसका रीजन ये है क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं जहां हमने कहा है कि 3 कंडीशंस पूरी कर लेना फिर आप उसे कोर कॉम्पिटेंसी बोल लेना। ये टॉपिक भी ओवरलैपिंग है थोड़ा, पर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। पीछे आपने टॉपिक कैसे पढ़ा था कि अगर ये 3 क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, एक कॉम्पिटेंस को कोर कॉम्पिटेंस मान लेना। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन यहां जो आप पढ़ रहे हो लाइन, ध्यान देना, यहां आप 3 कंडीशंस नहीं, आप 4 क्राइटेरिया पढ़ रहे हो। किसी कैपेबिलिटी में अगर वो 4 क्राइटेरिया होंगे तो आप उसे यूज कर सकते हो कोर कॉम्पिटेंसी बनाने में। अब क्या है, लाइन दोबारा पढ़ता हूं, कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल। अब ये वही है ना कस्टमर वैल्यू, पीछे पढ़ा था आपने कि भाई अगर आप में कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, गौर करना, जिसे कस्टमर वैल्यू कर दे, ये देखो जो वैल्यू क्रिएट करे कस्टमर के लिए, वही कस्टमर वैल्यू जैसा पॉइंट हो गया। फिर वो रेयर है, रेयर है। अब रेयर क्या है, मतलब जल्दी जल्दी सबके पास है नहीं, वो भी आपने पीछे पढ़ा है कि भाई कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, सारे इमिटेट ना कर पाए, उसके 2 पॉइंट बना दिए यहाँ पे, रेयर भी है, कॉस्टली टू इमिटेट भी है। यानी जो मतलब एक ऐसी अद्भुत शक्ति आपके अंदर, कैपेबिलिटी ऐसी है जो सबके पास नहीं है, और अगर दूसरों ने लेकर आनी है उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा उस चीज को इमिटेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। प्लस आपकी कैपेबिलिटी नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, यानी अगर आप देखो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल के अंदर एक क्या लिखते हैं, मतलब उसकी कोई इक्विवेलेंस नहीं है, यानी जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। वही कह रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है आपके पास। कहता अगर ये 4 चीजें आपकी कैपेबिलिटी में है ना, ये इसे आप लोग यूज कर सकते हो कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड करने में, और वही अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही आपका बन जाएगा सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कैपेबिलिटीज दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट and non-substitutable, they can be considered as your core competencies and they will be ultimately regarded as, they will be a source of competitive advantage in the end. तो ये चारों क्राइटेरिया एक बार गौर कीजिएगा। वैल्यूएबल क्या बोलता है, अब ना गौर करना, जब इसके अंदर आप पढ़ोगे ना, बार बार आपको वर्ड ना कैपेबिलिटीज दिखेगा, जैसे इसमें आपको कैपेबिलिटीज वर्ड दिखा, ठीक है, इसमें भी कैपेबिलिटीज वर्ड दिखेगा, सेकंड पॉइंट के अंदर भी, थर्ड पॉइंट के अंदर भी आपको कैपेबिलिटीज वर्ड दिखेगा, हाईलाइट कर लेना चाहे, और फोर्थ पॉइंट के अंदर भी आपको कैपेबिलिटीज वर्ड दिखेगा। यानी वो बोलना पता क्या चाह रहा है, कवि क्या बोलना चाह रहा है, गौर करना, आपकी कैपेबिलिटीज में
अगर आपकी कैपेबिलिटीज में 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर ये 4 क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, इन 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं इन्हें आप यूज कर सकते हो कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड करने में, और कोर कॉम्पिटेंसीज ही अल्टीमेटली आपके लिए बनेंगी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैपेबिलिटीज 4 क्राइटेरिया पूरा करें, वही आपकी बनेंगी कोर कॉम्पिटेंसीज, और कोर कॉम्पिटेंसीज को आप यूज कीजिएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने में। आई होप आपको टॉपिक का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल लिखी हुई है, तो इसलिए समझना जरूरी है, वरना पेपर में जाके लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो सुनिएगा। कहता प्यारे बच्चों, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती हैं जिससे कि आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो और थ्रेट से बच सकते हो, और वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होंगी जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। और कैसे क्रिएट कर रहे हो वैल्यू? अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करके, यानी जो एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं आप सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो और अल्टीमेटली कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो। कहता अगर मैं फाइनेंस कंपनीज की बात करूं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी कॉम्पिटेंस बनाते हैं। साथ ही साथ देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें आप लोगों का पैसा मैनेज करते हो। ये सारा जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है ना, इसमें जो ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए या बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, ये सारे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सही तरीके से प्रोडक्ट्स बनाओ, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज बड़े अच्छे रखो। क्योंकि जैसा आप जानते हो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम फंड हाउस को पैसे देते हैं, और फंड वाले आगे उसको इन्वेस्ट करके रिटर्न्स लेके आते हैं। अब फंड का जो पैसा आगे कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ नहीं इन्वेस्ट होगा, उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, अब सोचिए अगर फंड मैनेजर ऐसा हुआ जो उतना कैपेबल नहीं है या उतना प्रोफेशनली साउंड नहीं है, अगर वो गलत डिसीजन ले गया, अल्टीमेटली पैसा तो लोगों का डूबेगा और आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू बनाकर दें, भाई कस्टमर को वैल्यू कब मिलेगी? जब उसका पैसा ग्रो करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का यही तो काम है कि लोगों के पैसे को मैनेज करके उसे ग्रो करके दो। तो अगर आपने सही जगह पे सही ह्यूमन रिसोर्स नहीं फिट करा तो आप कहां से वैल्यू क्रिएट कर दोगे? अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे कोई नोन में मेरे से ना बात कर रहा था कि मैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करें भी, आप एक बार जरा लिस्ट देख लो भी, ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने एक फंड ना उनका देखा जिसकी ना 5 साल की रिटर्न तो बड़ी अच्छी थी, मतलब 30-35% के आसपास 5 ईयर्स की एवरेज एनुअल रिटर्न थी, एनुअल, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार 1 ईयर रिटर्न इनकी बड़ी डाउन गई है, और उसी कैटेगरी में बाकियों की 1 ईयर रिटर्न अच्छी थी, बाकी फंड्स की उसी कैटेगरी में। तो मैंने कहा यार इनका ना एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर जाके ना पढ़ते हैं कि इनका कहीं फंड मैनेजर तो नहीं चेंज हुआ। और आप देखो बिल्कुल वही हुआ। मैंने जब उसकी थोड़ी डिटेल्स पढ़ी तो उसमें साफ दिख रहा था कि 2021 में इनका फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो फंड मैनेजर चेंज होते ही पिछले 1 साल की रिटर्न डाउन जाने लगी। हाल आप कहोगे सर बाकी भी हो सकता है डाउन जा रही हो, पूरी मार्केट डाउन जा रही हो, पर मैंने कहा एवरेज कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करो ना, उसी कैटेगरी में बाकी फंड्स ग्रो कर रहे हैं, इसी कैटेगरी में ये वाला फंड डाउन जा रहा है, जबकि पीछे इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। तो क्या रीजन हो सकता है? शायद वन ऑफ द रीजन कैन बी कि फंड मैनेजर हैज बीन चेंज्ड, और वो पहला ही रीजन बैंग ऑन टारगेट चला गया। और कई बार ऐसी चीजों में नंबर भी अच्छे बन जाते हैं कि आपका पहला ही जो आपने सोचा वो फर्स्ट टाइम में बैंग ऑन टारगेट हिट करा कि हाँ यार इस वजह से शायद इसकी रिटर्न डाउन जा रही है, क्योंकि इन लोगों को ह्यूमन कैपिटल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एक गलत फंड मैनेजर इन्होंने चूज कर लिया या एक आदमी भी नीचे अगर इनका गलत है, हो सकता है वो सारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो गलत करवा दे। और अगर कस्टमर को वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपकी वो कोर कॉम्पिटेंस कहां से होगी? पढ़ के देख लो एक बार, वैल्यूएबल का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है?
समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप कीजिएगा फटाफट से, वैल्यूएबल का टॉपिक। ठीक है जी, आई होप ये वैल्यूएबल का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वो ये बोलना चाह रहा है कि कैपेबिलिटीज में ये चीजें आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप कोर कॉम्पिटेंस हासिल कर पाओगे। तो रेयर क्या है कि भाई कोर कॉम्पिटेंसीज वो है आपकी जो बड़ी रेयर कैपेबिलिटीज है, वही ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो बाकी नहीं कर पा रहे, बहुत फ्यू कॉम्पिटिटर्स ही उसको पोजेस कर पा रहे हैं। और बल्कि मैंने कहा था अगर पोजेस सारे कर भी रहे हैं पर सारे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उतना अच्छा, जितना अच्छा आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। भाई दिमाग तो बहुतों के पास होते हैं पर सारे अप्लाई नहीं करते सही डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैपेबिलिटीज पोजेस्ड बाय राइवल्स मे नॉट बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर एनी ऑफ देम। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी आएगी जब आप अपनी कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप करके एक्सप्लॉइट करते हो जो बाकी नहीं कर पा रहे। वही हो गया ना, यूनिक वाली बात होगी, जैसे पीछे आपने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन वाली बात थी, वैसा ही है, ठीक है। तो एक काम करिएगा, इन दोनों टॉपिक्स को जो इसमें रह गए, कॉस्टली टू इमीडिएट और नॉन सब्सटीट्यूटेबल, ये दोनों पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम एक प्यारा सा कंसेप्ट और शुरू करेंगे जिसका नाम होगा वैल्यू चेन। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये भी, और फिर देखेंगे वैल्यू चेन के टॉपिक को कैसे कोर कॉम्पिटेंसीज के साथ इन्होंने रिलेट करा हुआ है, क्योंकि वैल्यू चेन का कंसेप्ट भी कोर कॉम्पिटेंसी से ही रिलेट करा हुआ है इन्होंने। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करी हैं नए स्टडी मटेरियल में, तो मैंने कुछ लाइंस पुरानी भी लिख के काटी हैं, स्ट्राइक करी हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो लाइन भी अगर पढ़ाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि नए स्टडी मटेरियल से इन्होंने डिलीट कर दी वो लाइन्स, ठीक है। तो आप ना काम कर सकते हो घर पे, अगर आप करना चाहो, घर पे एक ये टॉपिक पढ़ के आइए आप, पेज नंबर 30 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज इज रिलेटिव। ये न्यू टॉपिक है, ये भी न्यू टॉपिक डाला है इस बार के स्टडी मटेरियल ने, पहले नहीं था। और ध्यान रखिएगा जो भी मैं न्यू टॉपिक लिखवा रहा हूँ ना बेटा, वो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिंपल सा उसका एक लॉजिक देता हूँ। ये बुक ना पिछले 10-15 साल से वही चल रही है, और इनके इतने क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, इतने क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं कि अब इनको भी नया कंटेंट चाहिए, नए क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी इन्होंने नए टॉपिक इस बार की बुक में ऐड करे हैं, कुछ ना कुछ तो वो जरूर एग्जाम में पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ तो एग्जाम में जरूर पूछ लेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटिव, जैसे हमने अट्रैक्टिवनेस इज रिलेटिव पढ़ा था, अट्रैक्टिवनेस एंड अनअट्रैक्टिवनेस इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सेम इन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी को भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोला है और उसे एक्सप्लेन करा है। हालांकि ये हेडिंग बनी नहीं हुई आपकी स्टडी मटेरियल ने, ये मैंने ही बनाई है। स्टडी मटेरियल में तो पैराग्राफ फॉर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको आज घर से पढ़ के देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटिव। और एक इन्होंने ना यहाँ फिर डाल दिया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी, ये 2 बार डाल दिया टॉपिक, और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो दोनों को मिक्स कर लेना, क्योंकि आज भी हमने पढ़ा है ना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसीज, ये 2 जगह पे डाल दिया इन्होंने, ये भी नया टॉपिक है सारा। यहाँ भी नया था व्हाई टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी, एंड में जाके फिर डाल दिया, और दोनों की वर्डिंग अलग अलग कर दी। बताओ, तो इन चीज़ों को देख के कई बार ना मन वो हो जाता है कि यार थोड़ा देख के आप एडिशन डिलीशन करो ना टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के आइए घर से। फिर एक टॉपिक ये मैं लिख देता हूं, ये भी न्यू टॉपिक है, ये वाला, और ये भी न्यू टॉपिक है, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज। वैसे तो ये पहले भी लिखा हुआ था स्टडी मटेरियल में, लेकिन ये हेडिंग सी बना के दे दिया इस बार, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज के नाम से। वैसे ना ये एक बात बताता हूँ, ये जो केस स्टडी थी ना, केस स्टडी तो पुराने मटेरियल में भी थी, पर मैंने थोड़ा सा ये रिलेटिव वाले के साथ कंपेयर करवा दिया, थोड़ा मिक्स कर दिया पुराना टॉपिक और नया टॉपिक, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे आपको फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है। एक काम करो, ये वाले के साथ मत लिखो न्यू टॉपिक, ये वाला, ये जो एग्जाम्पल है ना पहले भी था, ये सिर्फ इन दोनों के साथ लिख लेना न्यू टॉपिक, ये वाला, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी और सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसीज, ये दोनों थोड़े हमने नए डाले हैं इस बार, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा भाई इतना।
कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे टॉपिक्स की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।